हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है अपने एसीएफ की तैयारी के लिए अगला सब्जेक्ट है उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर हमारा फॉरेस्ट्री का। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है दोस्तों पढ़ने वाले हैं कृषि वानिकी के बारे में, जिसको हम लोग जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में भी एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जो है इसके कुछ बेसिक तथ्य और इसके जो है लाभ और हानि, ये सब चीजें जो है हम लोग एग्रीकल्चर के वीडियो में पढ़ चुके थे। तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस लेना है तो आप लोग जो है वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, और वो जो वीडियो आपको हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जो आपका सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, यह जो है आपके एग्जाम में लगभग जो है एसीएफ के एग्जाम में 30 नंबर का आने वाला है, और इसका सिलेबस जो है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर कम भी है। तो आपका क्या होगा कि ये जो है आपका कम सिलेबस है तो टाइम भी कम लेगा, तो यह जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ने वाले कृषि वानिकी, यहाँ से भी आपके पास जो है क्वेश्चंस आने वाले। तो दोस्तों, आप लोग जो है हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो टॉपिक है आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। और दोस्तों, हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आता है तो फिर आप लोग जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि वानिकी के बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही, जिसमें हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कि एक समन्वित भूमि प्रबंधन प्रणाली। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? यह जो है एक समन्वित भूमि प्रबंधन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? फसल उत्पादन का, उसके साथ ही साथ पशुपालन, और उसके साथ हम लोग जो है पौधों को लगाए जाने का भी अध्ययन करते हैं। मतलब क्या होगा कि मतलब एक ही साथ साथ हमको जो है फसल उत्पादन और पशुपालन और पौधों को भी रोपण करना, ये क्या कहलाएगा? आपका एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। यदि मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री की, मतलब कृषि वानिकी की अवधारणा के बारे में, तो सबसे पहला अवधारणा क्या होगा? एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है फसल एवं पशुपालन के साथ साथ पेड़ पौधे उगाते हैं। पहला अवधारणा क्या हुआ? एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है फसल एवं पशुपालन के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाते हैं। दूसरा क्या होगा? एग्रो फॉरेस्ट्री से पर्यावरण के संरक्षण के साथ हमें कीमती लकड़ियां भी प्राप्त होती। क्यों कीमती लकड़ियां प्राप्त होगी? क्योंकि हम लोग जो है पेड़ भी लगाते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके लाभ की, ठीक है? तो इसके लाभ में जो है इसके मल्टीपल नीड्स है, और ये जो इसके जो लाभ है मल्टीपल नीड्स, इसके कौन कौन से होंगे लाभ? मल्टीपल नीड्स ये जो है हमको मिलता है, और मल्टीपल नीड्स में कौन कौन से आएगा इसके अंतर्गत? आपके पास में 5F, ये आप लोग याद रखेंगे 5F, ठीक है? 5F कौन कौन सा 5F आता है? फूड, और आ जाएगा आपके पास में फूड आ जाएगा, फ्यूल आ जाएगा, और साथ साथ आपका फोल्डर, फाइबर, फूड, फोल्डर, फाइबर, फ्यूल, और एक और आएगा आपके पास में, वो है फ्रूट्स। ये पांच चीजें जो हम लोग को एग्रो फॉरेस्ट्री से हमारा जो बेसिक नीड्स है वो आपको मिल जाता है, फ्रूट्स। अब इसके बाद इसका जो सेकंड लाभ की बात करते हैं, तो इसका जो सेकंड लाभ होगा वो क्या होगा? इसका जो सेकंड लाभ होगा वो ये होगा आपका कि यह जो है क्या है, इससे जो है मृदा एवं जल का संरक्षण होता है, ठीक है? मृदा एवं जल का संरक्षण कैसे होता है? क्योंकि हम लोग जो है क्या करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में जो है बड़े बड़े पेड़ पौधा भी लगाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि मृदा के कटाव को रोकता है, और साथ ही साथ वहां जो है जल संरक्षण का भी कार्य करता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, यदि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाते हैं, तो इसका नेक्स्ट लाभ क्या होगा? पेड़ पौधे लगाते हैं तो जिससे क्या होगा, वातावरण जो शुद्ध रहेगा, और भूमि के अंदर जो है
जो पोषक तत्व स्थित है वो उसका जो है क्या कर सकते हैं हम लोग जो है पुनर्स्थापना भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है यार इन सीटू, आप लोग पढ़े होंगे इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है। तो इन सीटू के थ्रू क्या होगा, हरी पत्ती के द्वारा खाद उपलब्ध होता है, ठीक है। और क्या होगा, साथ ही साथ यदि हम लोग जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, तो फिर नए नए रोजगार भी पैदा होता है। और साथ में क्या होगा, यह जो है सूखा को भी रोकता है और यह भूमि की सुंदरता को बढ़ाता है और पारिस्थितिक तंत्र को भी सुरक्षित रखता है। ये तो हो गया दोस्तों आपका जो है इससे होने वाले एग्रो फॉरेस्ट्री से होने वाले लाभ। अब मैं बात करता हूं जो है इसके बाद बहुत सारे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में, फसल प्रणाली के बारे में। तो दोस्तों फसल प्रणाली के बारे में भी हम लोग जो है एग्रीकल्चर में पढ़ चुके थे। तो क्या होगा, आप लोग जो है वो वाला वीडियो आप लोग जो है देख लीजिएगा और वह जो वीडियो है आपको हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद फिर जो है इसको छोड़कर कुछ और आपके पास में जो है कुछ क्रॉपिंग मेथड बच गया जिसको मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा होगा आपका टोंगिया कल्टीवेशन। पहला रहेगा आपके पास में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम लोग जो है शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको हम लोग जो है झूम खेती भी बोलते हैं, झूम खेती। और नेक्स्ट होगा आपके पास में दोस्तों वो है आपका टोंगिया कल्टीवेशन, TAU, टोंगिया कल्टीवेशन। इसको हम लोग जो है पहाड़ी कृषि के नाम से भी जानते हैं, पहाड़ी कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और टोंगिया कल्टीवेशन क्या होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, यह जो है सबसे पुराना एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, ठीक है। और इसके अन्य नाम और कौन कौन से मैं बताया था आपको, इसको जो है झूम खेती के नाम से या झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसको स्लैश कल्टीवेशन या बम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले इसका जो है उपयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि देखो पहले जो है खेती जो है फॉरेस्ट में किया जाता था। तो फिर यदि हम लोगों को खेती करना है तो हम लोगों को जो है एक लैंड की जरूरत पड़ती है जहां पे पेड़ पौधे ना हो। तो क्या किया जाता था, जब वहां पे पेड़ पौधे तो वहां के पेड़ पौधों को काट दिया जाता था, काटने के बाद उसको जलाया जाता था। जलाने के बाद जब उसमें ऐश बच जाता था, राख बच जाता था, तो फिर क्या करते हैं उसको जो है मिट्टी में मिला लिया जाता था, जिससे क्या होता है, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह जो है बढ़ जाता था। फिर ऐसे जगहों पर क्या किया जाता था, ऐसे जगहों पे खेती किया जाता था। ऐसे जो खेती है उसको हम लोग जो है झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपके पास में झूम कल्टीवेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं टोंगिया कल्टीवेशन। ये जो टोंगिया है आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यह जो है आपका एक बर्मी वर्ड है, बर्मा से आया हुआ है और यह जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपके पास में टंग और दूसरा है या। तो यहाँ पे टंग का मतलब होता है हिल और या का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो ये जो है आपका दो वर्ड से बना हुआ है। तो हिल का मतलब क्या हुआ, पहाड़, और कल्टीवेशन का मतलब खेती। इसीलिए हम लोग जो है इसको पहाड़ी खेती या पहाड़ी कृषि के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, इसका जो शुरुआत हुआ था वो बर्मा में हुआ था। इसलिए यह जो है आपको क्या बोला कि यह आपका एक बर्मिश वर्ड है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1850 में, 1850 में हुआ था। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वह जो है 1890 में हुई थी। बर्मा में कब हुआ था, 1850, भारत में 1890 में। और भारत में इसको जो इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो उसको किया था भारत में जो है ब्रैंडिस ने। किसने किया था, ब्रैंडिस ने। और इसकी जो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहला जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था बंगाल में, उत्तर बंगाल में किया गया था 1896 में, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए दोस्तों, यह जो है क्या है, यह जो है आपका पहला आधुनिक एग्रो फॉरेस्ट्री कल्टीवेशन सिस्टम है, पहला आधुनिक है, ठीक है। और वह जो है आपका क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है सबसे पुराना है। अब उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्या होता है, इसके तहत क्या करता है, इसके तहत जो है सरकार के द्वारा किसानों को खाली जमीन
आवंटित किया जाता है। इसमें किसान क्या करेंगे, किसान अपने मनपसंद पेड़ों को लगाते हैं जो जिससे कि क्या मिल सकता है, उनको उपज मिल सकता है, उसको क्या करते हैं वो जो है रख लेते हैं। और इसके अन्य नाम क्या बताया था, एक हिल कल्टीवेशन। और इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें टीक ट्री का जो है सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कौन से ट्री का, टीक ट्री का। टीक ट्री का जो है सबसे ज्यादा उपयोग इसमें होता है। अब मैं बात करता हूं इसमें जो है यह काम क्या करता है, तो ये जो आपका जो टिक ट्री है वह जो है वायु अवरोध का काम करता है। और इसको जो है सबसे पहले तो बंगाल में लगाया गया, उत्तर बंगाल में, साथ ही साथ इसमें जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरला में भी जो है यह जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगला जो है कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त पेड़ की प्रजातियों के बारे में, पेड़ों की प्रजातियों के लिए। तो कृषि वानिकी में हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है कौन कौन से पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों वह है ईंधन के लिए। तो ईंधन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पेड़ों की प्रजातियां है छत्तीसगढ़ में वह है बबूल का और शीशम का, और तीसरा बात करता हूं तो वो है ढाक का, और है बांस का, और है सहतूत का। ये 5 जो किस्म है वो जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसके लिए, ईंधन के लिए। अब मैं बात करता हूँ अगला जो है वो क्या होगा, देसी फलों वाला वृक्ष। ठीक है, फलों वाला वृक्ष जो है छत्तीसगढ़ में जो लगाया जाता है वो कौन कौन सा आपके पास में, आम का है, कटहल का है और महुआ, जो कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। उसके बाद है फिर जामुन का और इमली का। ये जो 5 जो ट्री है वो जो है किस लिए यूज किया जाता है, फलों के लिए। और अगला हो सकता है आपके पास में चारे के लिए। तो चारे के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ में वह है कचनार का, शहतूत, नीम और बबूल। ये जो 4 पेड़ है वो यूज किया जाता है। और अगला जो है उपयोगी लकड़ी के लिए। तो उपयोगी लकड़ी के लिए यहाँ पे जो भारत में प्रयुक्त होने वाले जो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, पेड़ है वो है आपका साल का, सागौन का, शीशम का, सरई का और कहवा का। ये जो 5 पेड़ है वो जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया था भारत में जो है उपयोगी लकड़ियों के लिए। ये तो हो गया दोस्तों आपके पास में जो है पेड़ों के उपयुक्त प्रकार के बारे में। अब मैं बात करता हूं पेड़ों के कटाई छटाई के प्रकार के बारे में। कटाई छटाई के प्रकार। तो दोस्तों पेड़ों के कटाई छटाई के जो है यहाँ पे मोस्टली जो है 4 प्रकार जो है, 4 जो प्रकार है वो यूज किया था। तो जिसमें सबसे पहला है आपके पास में लूपिंग, पहला होगा लूपिंग। दूसरा है आपके पास में वह है ब्रशिंग, ब्रशिंग। और अगला होगा आपके पास में वो है पोलराइडिंग। फिर चौथा होगा वो है कॉपिंग। कॉपिंग। ये जो 4 तरीका जो है आपके पास में वह जो है पेड़ों की कटाई छटाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों एक एक करके हम लोग जो है पूरे चारों जो प्रकार है उसको हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो ये लूपिंग क्या होता है, यहाँ जो है इसको जो हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग जो है ब्रांच पर्निंग भी कहते हैं, ब्रांच पर्निंग। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ शाखाओं को हटाया जाता है और क्या होगा, जिससे कि पेड़ में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों क्या है, जैसे कि यह जो है एक पेड़ है, पेड़ में क्या होते हैं, पेड़ में जो है बहुत सारे शाखाएं होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से जो है शाखाओं में से और शाखाएं निकलते रहते हैं, जिससे पेड़ जो है क्या होता है, जिससे पेड़ की जो वृद्धि की गति है वह जो है धीमा होता है। तो क्या करते हैं, जो साइड में जो शाखाएं रहती है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, इसके द्वारा जो है हटा दिया जाता है, जिससे पेड़ को जो है आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ने में मदद मिलती है। इसके बाद जो है दूसरा जो हमारे पास तरीका दोस्तों वह है ब्रशिंग का। ब्रशिंग में क्या करते हैं, इसको जो है लो पर्निंग के नाम से भी जानते हैं, लो पर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है 1 से 5 साल के जो पेड़ है उसमें जो है यह तरीका अपनाया जाता है ताकि पेड़ों की जो वृद्धि हो वो क्या हो जाए, वह जो है सीधा हो। देखो क्या होगा, यदि जो है कोई पेड़ जो है जब छोटा है तो उसमें एक साइड यदि उसमें डाली लगी हुई है, शाखाएं लगी हुई है, तो फिर क्या होगा, यह जो पेड़ है वह जो है एक साइड जो है झुक जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसके साइड में लगी हुई जितनी भी डालियां हैं उसको जो है काट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे कि यह जो पेड़ है वह आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ते रहे।
और इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास में पोलराइडिंग। पोलराइडिंग में क्या करते हैं, जमीन से 2 मीटर तक ऊंचाई की शाखाओं को काट दिया जाता है। इसे मानसून के समय में किया जाता है और इसमें जो रोपण के 4 से 5 साल के बाद में किया जाता है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास में कॉप्सिंग। कॉप्सिंग में क्या करते हैं, इसमें जो है पेड़ों को काट दिया जाता है जिससे खरपतवार की समस्या ना हो। ठीक है, यह मानसून के समय में किया जाता है और इसे तिरछा आड़ा काट दिया जाता है ताकि पानी ना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास में कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर है इसको भी हम लोग जो है, अब हमारा जो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक था कृषि वानिकी उसमें हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग जो हमारा वो वाला जो वीडियो है उसको आप लोग जो है प्रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं आपके पास में वह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है आपके पास में वन कार्य योजना। यहां से आपके पास में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग जो है देखते हैं। वन कार्य योजना। वन कार्य योजना मतलब फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इसको जो है एक्सिक्यूट करने का काम कौन करता है, मतलब इसको जो है क्रियान्वित करने का काम कौन करता है। तो दोस्तों इसको जो है क्रियान्वित करने का काम करता है वह है CCF, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये जो है क्या करता है, इसको जो है वो एक्सिक्यूट करने का काम करता है। और दोस्तों यह जो आपका जो योजना बनता है, यह जो आपका योजना बनता है वह जो है आपका 10 से 15 साल के लिए बनता है। भारत में कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, और मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ के लिए, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए यह बनता है 10 साल के लिए। तो देख लेते हैं कि यह जो है इसमें क्या किया जाता है कि यह जो है क्या है, वन कार्य योजना जो है आपका प्रबंध का एक लिखित योजना है। प्रबंधन का क्या है, एक लिखित योजना है। प्रबंधन का लिखित योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है 2 कार्य किया जाता है। कौन कौन सा 2 कार्य है, सबसे पहला नीति और कार्यवाही को निरंतरता दिलाता है। सबसे पहला कार्य क्या है, नीति और कार्यवाही को निरंतरता दिलवाता है। और इसका जो दूसरा कार्य होगा वो क्या होगा, इसका दूसरा कार्य है वह है जंगल के उपचार को नियंत्रित करना। जंगल के उपचार को नियंत्रित करना। ये जो है आपको दोस्तों पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्या पूछ सकता है कि इसको जो है क्रियान्वित करने का काम कौन करता है। दूसरा यहाँ जो है किस तरीके का योजना, तो यहाँ आपका एक जो है लिखित योजना है और इसके 2 कार्य कौन कौन से हैं, 2 कार्य है आपका लिखित और कार्यवाही को निरंतरता दिलाना, दूसरा है जंगल के उपचार को क्रियान्वित करना। ठीक है, और उसके बाद फिर यह जो है कितने साल के लिए बनता है, यह जो है आपका 10 से 15 साल के लिए बनता है। और यह जो है छत्तीसगढ़ में कितने साल के लिए बनता है, छत्तीसगढ़ में 10 साल के लिए बनता है। और यह जो है इंट्रोड्यूस कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तो यह जो है आपका 1952 में स्टार्ट हुआ था, 1952 में शुरुआत हुई थी इसकी। अब जो है अब अगले प्रश्न आपके पास में जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका मूल इकाई क्या होता है, इसका मूल इकाई क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मूल इकाई होता है वह होता है वन प्रभाग, जिसको हम लोग जो है फॉरेस्ट डिवीजन के नाम से भी जानेंगे। वन प्रभाग, फॉरेस्ट डिवीजन, ये हो गया इससे रिलेटेड कुछ जो है तथ्यों के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जो है परिभाषा। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वन कार्य योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक तकनीक और आर्थिक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों का प्राप्ति करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है वन कार्य योजना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं इसके जो है
क्षेत्र के बारे में कि इसके जो है क्षेत्र कौन कौन से, या आपका जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इसके स्कोप कौन कौन से होंगे, इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे, स्कोप। तो दोस्तों इसका जो स्कोप होगा या क्षेत्रों का, या फिर हम लोग जो इसको इसका दायरा भी बोल सकते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आएगा वह होगा आपके पास में सर्वेक्षण, मूल्यांकन और संशोधन। सर्वेक्षण, मूल्यांकन और संशोधन। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि मतलब आपका जो है ये वन पॉलिसी क्या होगा, आपका जो है वन कार्य योजना क्या होगा, मतलब जो है 10 साल के लिए क्या बनाएंगे, एक जो है योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जो है ये वन के जो कार्य है उसको जो है आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके लिए जो है सबसे पहले जो हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है उसका जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है मूल्यांकन करते हैं कि वह जो है किस तरीके से जो है और इसको जो है अच्छे से किया जा सकता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद हम लोग जो है जो पिछली कुछ कमियां रह जाती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करने का काम करते हैं। और अगला जो कार्य होगा वो क्या होगा, अगला जो इसका स्कोप होगा वो क्या होगा, वन नीति और उद्देश्यों के संदर्भ में तथ्यों का विश्लेषण। वन नीति एवं उद्देश्यों के संदर्भ में तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों का विश्लेषण। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो है जब क्या कर लिए उसमें जो है संशोधन करेंगे। संशोधन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जो है हम लोग उद्देश्य को देखते हैं। मतलब क्या होगा यार, उद्देश्य को देखने का मतलब कि देखो जैसे कि कोई वन नीति बनाए हैं, तो वन नीति बनाने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे राज्य में कि कम से कम जो है 33% भाग में जो है जितना भी हमारा जो एरिया उसके 33% भाग में जो है वन होना चाहिए। तो वो जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस उद्देश्य को हमारा फुलफिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्यों के बारे में देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तभी हम लोग जो है जब इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर है नेक्स्ट, अब हमारे पास में दीर्घकालिक उद्देश्यों का अनुरूप दीर्घकालिक उद्देश्यों का अनुरूप एवं भविष्य कार्यवाही की योजना बनाना। भविष्य कार्यवाही की योजना बनाना। मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो जैसे कि हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक योजना बनाते हैं तो योजना हम लोग कभी ये समझ के नहीं बनाते कि यह जो है हमारे वर्तमान के लिए कितना उपयोगी, ये तो देखते हैं साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो योजना बनाया है वह जो है इसको हम लोग जो है भविष्य में भी क्रियान्वित रख सके। तो हम लोग जो है वही करते हैं कि दीर्घकालिक उद्देश्यों का अनुरूप, ठीक है, इसको जो है दीर्घकालिक के लिए एक लंबे समय के लिए बनाने की कोशिश करते हैं और किसके लिए, भविष्य कार्यवाही के लिए योजना बनाना। और अगला जो है वो होगा हमारे पास में अनुसंधान द्वारा रिकॉर्ड और तथ्यों के संग्रह का नियंत्रण। अनुसंधान द्वारा रिकॉर्ड एवं तथ्यों के संग्रह, रिकॉर्ड एवं तथ्यों के संग्रह, और साथ ही साथ क्या होगा इसके संग्रह के साथ संग्रह के नियंत्रण और रखरखाव का प्रावधान। रखरखाव का प्रावधान, ये चार हो गए दोस्तों। क्योंकि हम लोग जो क्या बनाएंगे, कोई भी योजना बनाएंगे तो फिर योजना के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो एक रिकॉर्ड बनाते हैं और इसके तथ्यों को क्या करते हैं,
संग्रह करके रखते हैं। संग्रह करके रखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके लिए उसका जो है नियंत्रण भी करेंगे और रख रखाव का भी क्या करते हैं हम लोग जो है प्रावधान बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके पास में नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास में होगा वन कार्य योजना के बाद इसका जो है फॉर्मुलेशन। क्या करेंगे, इसका हम लोग जो है फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होगा, कार्य योजना का गठन, कि किस तरीके से कार्य योजना का जो है गठन किया जाता है। तो इसका जो है दोस्तों, इसको जो है 2 स्टेप में किया जाता है। कौन कौन से 2 स्टेप में? सबसे पहला रहेगा आपके पास में मूल योजना, मूल योजना जिसको हम लोग जो है ओरिजिनल प्लान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा रहेगा आपके पास में संशोधित योजना या संशोधन योजना, संशोधित योजना। और ये जो संशोधित योजना दोस्तों, इसको हम लोग जो है प्लान के एक्सपायरी होने के पहले, बिफोर एक्सपायरी या आफ्टर एक्सपायरी, दोनों तरीके से बना सकते हैं। बिफोर एक्सपायरी या आफ्टर एक्सपायरी, दोनों तरीके से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब हम लोग जब योजना बनाते हैं तो हमारा जो है सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा कि हम लोगों को जो है क्या देखना, सबसे पहले मूल योजना को देखना। यदि मूल योजना में कुछ कमी है तभी हम लोग क्या करेंगे, उसमें संशोधित करेंगे। और संशोधन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, यदि वो जो है क्रियान्वित नहीं हो रहा है तो हम लोग जो है जब योजना खत्म ही नहीं हुआ है, मूल योजना खत्म नहीं हुआ, उससे पहले भी हम लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। और यदि वहां जो है क्या होगा, यदि वहां खत्म होना हो गया तो हम लोग जो है आफ्टर एक्सपायरी के खत्म होने के बाद भी हम लोग जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसमें वो होगा हमारे पास में ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब क्या होगा कि ये जो आपका वन कार्य योजना है, इसको बनाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों, इसको जो बनाने का काम करता है वह है आपका DFO। बनाने का काम 2 लोगों का रहता है। एक तो रहेगा आपके पास में DFO का, या तो फिर रहेगा आपके पास में WFO। अब चलिए दोस्तों, अब देखिए आपका DFO क्या होता है, WFO क्या होता है। तो देखिए, DFO होता है आपका प्रभागीय वन अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, प्रभागीय वन अधिकारी। WPO क्या होता है आपका वर्किंग प्लानिंग ऑफिसर, कार्य योजना अधिकारी। ये दोनों जो है क्या करता है, यह जो है आपका वन कार्य योजना को बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि वन कार्य योजना को बनाने का काम कौन कर सकता है। तो देखो, आपके पास में जो है ऑप्शन बैठ गए। पहला ऑप्शन ये है DFO, हो सकता है दूसरा ऑप्शन में मिल जाए आपको WPO, या फिर जो है तीसरा ऑप्शन में मिल जाएगा ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी। मतलब आपके पास में DFO और WPO दोनों मिलकर बनाता है, या फिर तीसरा रहेगा आपके पास में नन ऑफ दिस, ये भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसको जो है बनाने का काम जो है क्या कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। देखो, इसको बनाने का काम अकेले DFO भी कर सकता है। यदि DFO का मन नहीं है तो इसको जो है WFO अकेले भी कर सकता है, या तो फिर चाहे तो फिर जो है दोनों मिला के भी कर सकते हैं। तो ये जो है 3 तरीके से आपका जो है इसको बनाया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है इसको बनाने का काम कौन करते हैं, दोनों मिलकर जो है इसको बनाने का काम करते हैं। तो ये रहा दोस्तों। अब उसके बाद फिर दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं थोड़े से कुछ जो है इसके योजनाओं के बारे में, कि किस तरीके से जो है कुछ जो है आपका योजना बना है, और कुछ आपका जो है वन से रिलेटेड आपका जो है वन से संबंधित आपका कुछ जो है पॉलिसी है, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपके पास में वन विधायन। वन विधायन, जिसको हम लोग जो है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं। वन विधायन, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा जो है एक्ट आता है, कौन कौन सा संविधान आता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा आपके पास में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट
1927, जिसमें क्या रहेगा आपका, इसके तहत जंगलों का संरक्षण किया जाता है। जिसके तहत क्या क्या आता है, जंगलों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद फिर आता है आपके पास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्या होगा, यह जो है आपका कब आया था, यह जो आपका 1972 में आया था। इसमें क्या किया था, जंगली जानवरों का जो है प्रोटेक्शन किया था, संरक्षण किया था। इसके बाद फिर है आपके पास में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको हम लोग जो है जंगल संरक्षण या वन संरक्षण अधिनियम भी बोल सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो कि आपका कब आया था, जो कि आपका 1980 में आया था, जो कि आपका 1980 में आया था। और यह जो है एक इसको जो है संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया था, इसको जो है 1988 में जो है इसका संशोधन भी किया गया था। अब नेक्स्ट है आपके पास में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि कब आया था आपका, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ आपका 1894 में आया था, 1894। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा आपके पास में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, एक और आया था 5वें नंबर पे। वो कब आया था आपका, 1952 में फिर से एक बार आया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उसके बाद फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आपका एक बार और आया, वो आया था आपका 1988 में। 1988 में एक बार और आया था आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 3 बार आया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कब कब आया है, 1894 में, 1952 में और 1988 में। ठीक है, ये 3 बार आया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट दोस्तों आपके पास में एक और जो है आया था, नेक्स्ट एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेल्स। ठीक है, मतलब यह जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग हैं उसके लिए, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेल्स है उसके लिए, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो कबीलाई, जो कबीले में जो रहने वाले उनके लिए जो है आया था, जिसको जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट के नाम से भी जाना जाता था, जो कि आपका 2006 में आया था। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में। भारतीय वन अधिनियम 1927। तो देखो ये भारतीय वन अधिनियम 1927 क्या बोलता है आपका, यह अधिनियम को जो है 1948 में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। और क्या किया गया था, इस अधिनियम के 13 अध्याय और 86 धाराओं में विभक्त है। ठीक है, पूछा जाएगा इसके जो है कितने अध्याय है और कितने धाराएं हैं। तो इसके जो है दोस्तों 13 अध्याय है और 86 धाराएं हैं। इसके भारतीय वन अधिनियम 1927 के। अब आगे देखते हैं हम लोग जो है कि और इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या, इसके चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में आपका क्या आता है, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 27 तक। चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट है आपका क्या आता है, आपका सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 27 तक आएगा। यह क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, यह किस लिए है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। उसके बाद फिर आपका चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 जो कि आपका जो है सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 34 तक का है। सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 34 तक का है, जिसमें आपका क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास में चैप्टर 7, जिसमें आपका जो है सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 44 तक को इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जो है कंट्रोल ऑन फॉरेस्ट एंड प्रोड्यूस ऑफ ट्रांजिट के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका भारतीय वन अधिनियम 1927। अब आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
तो दोस्तों इसमें आपका जो है इस अधिनियम को जो है आपका 7 अध्याय और 66 धाराओं में और 6 अनुसूची में, 7 अध्याय 66 धाराएं और 6 अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। 6 अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है चैप्टर 1 आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में आपका क्या डिफाइन किया गया है? चैप्टर 1 में आपका डिफाइन द एक्ट टर्म्स एंड बाउंड्रीज एप्लीकेबल, और चैप्टर 2 क्या है आपका? अथॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड, और चैप्टर 3 क्या है इसका? हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपका है रिमूवल अंडर 1991 अमेंडमेंट, ठीक है। और उसके बाद है फिर आपके पास में चैप्टर 4, चैप्टर 4 क्या है आपका? डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क कम रिजर्व एंड क्रॉस्ड एरियाज, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास में चैप्टर 6, चैप्टर 6 है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ, जो कि आपका सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 49 तक का डिफाइन किया गया है। उसके बाद फिर आपके पास में चैप्टर 4, तो चैप्टर 6 में क्या होगा आपका? प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्शन ऑफ ऑफिसेस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? भारतीय वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप हमारा आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा वह जो है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है हमारे साथ शेयर कीजिएगा, उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन जो है जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।